हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एफ डब्ल्यू बेक में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपका टॉपिक होने वाला है क्लास 10th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन है इसी वाली वीडियो में आपके सारे आ जाएंगे, ऑल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का जो पोर्शन है उसे अच्छे से सोल्व करके आ पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, जो आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से केवल इतने, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद दर्पण तथा लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब दर्पण और लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। ये कैसा है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण, ये इससे जितने प्रतिबिंब बनते हैं उनमें से कोई सा भी प्रतिबिंब आपसे पूछ सकता है। जैसे इनमें से आपको मैं एक बना के दिखाऊं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक वस्तु जैसे आपने यहाँ पे रखी, अनंत पे रखी है, कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। ये पी होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, आपका पॉइंट है कोई सा अनंत, क्या है? अनंत। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वो भी कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, सी पर ही रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब ठीक सी पर बनता है, वो भी कैसा बनता है? वास्तविक और वस्तु के बराबर। इसी कंडीशन में केवल वस्तु के बराबर बनता है, इन दो कंडीशन में वस्तु से छोटा बनता है। अब जैसे ही हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, सी और एफ के बीच में हमने वस्तु रख दी, कहाँ रख दी? सी और एफ के बीच में। तुरंत ही उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अब पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है, यानी एफ पे रखी जाती है पांचवी कंडीशन में, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपका अनंत पे बन जाता है। कहाँ बनता है? अनंत पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और आपकी आखिरी कंडीशन होती है जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी होती है नंबर 6 पर, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है। इन 5 कंडीशन में उल्टा बनेगा। केवल एक कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी। 5 कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ऐसे आपसे उत्तल दर्पण के पूछ लेगा, ऐसे आपसे उत्तल लेंस और उत्तल और अवतल लेंस के प्रतिबिंबों का बनना पूछा जा सकता है। तो आप एक बात सबको अच्छे से दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है दर्पण तथा लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न। अब जो आपके दर्पण होता है, जैसे दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। इस सूत्र से संबंधित आपके जो आंकिक प्रश्न है वो आएंगे। और एक आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इससे संबंधित ये आपका लेंस का सूत्र है और ये दर्पण का सूत्र है। इन दोनों सूत्र से संबंधित आपके आंकिक प्रश्न पेपर में आएंगे 100%। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। और आपका आवर्धन वाला भी फॉर्मूला आएगा, आवर्धन m बराबर I/O होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड आपके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन आपका आता है दृष्टि दोष एवं उसके निवारण। जो दृष्टि दोष होते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में केवल 3 ही आपको पढ़ने हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। इनके निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान है, ज्यादा याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इन सबको पढ़ा नहीं है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए कि सर इसके आप अलग से वीडियो बना के डालिए, तो मैं अलग से वीडियो बना के भी डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है। देखिए,
इसको भी आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, तो प्रिज्म से आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके पेपर में 100% आने की संभावना है इनकी। और अगला, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ये भी दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके 100% चांस है पेपर में आने का। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में जाएं, उससे पहले एक बार देख के जरूर जाएं, पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं, और ओम के नियम से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं, जैसे देखिए इसका फॉर्मूला होता है B=IR। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं। जैसे आपसे कुछ धारा पूछे तो I=B/R हो जाएगा, अगर आपसे R पूछे तो R=B/I हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से आपके आते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जैसे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पेपर में बैठने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें। और इससे जो आपका निकलता है बाद में प्रतिरोध, R=ρL/A, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से 100% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। जैसे R=ρL/A होता है, ये रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, R प्रतिरोध होता है, L लंबाई, A क्षेत्रफल होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाइए, जिससे आपको पेपर में आसानी हो सके। ठीक है, क्योंकि ये आपका 100% आने वाला है। इसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का निगमन कीजिए। अब जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R=R1+R2+R3, ये होता है इनका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। अब श्रेणी क्रम प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सबसे पहले ये एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं, ये श्रेणी में है। अगर मैं समांतर क्रम की बात करता हूं तो देखिए आप इधर समांतर क्रम की बात मैं अगर करूं, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/R=1/1+1/R2+1/R3। ये आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है कि फॉर्मूला कैसे आया था। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हम डेरिवेशन करा देंगे। और आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए, जैसे ये आपका प्रतिरोध ऊपर एक जुड़ा है, ठीक है, एक ऐसे जुड़ा है, एक इस प्रकार जुड़ा है। तो ये आपके जो प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ये आपका श्रेणी क्रम में था, ये आपका समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका निगमन और इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन 100%, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन तो 100% ही आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू विद्युत परिपथ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका है, घरेलू विद्युत परिपथ। ये प्रत्येक साल, मतलब पिछली साल प्रत्येक सेट में आया है। आप जो 24 के बच्चे थे उन्होंने बताया कि सर जी प्रत्येक सेट में ही आपका घरेलू विद्युत परिपथ आया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, घरेलू विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से तार होते हैं, प्रत्येक तार का आपसे कलर पूछाएगा और तार का कार पूछाएगा। आपसे अलग अलग करके ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक दिन पहले आप अच्छे से पढ़ लें और तब एग्जाम देने जाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी और 1 किलोवाट घंटा का जो फॉर्मूला होता है उससे एक आपका आंकिक प्रश्न आएगा। जैसे देखिए, ऐसे आपका फॉर्मूला होता है 1 यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये आपका यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है, जो आपका आता है मान वो किलोवाट घंटा में निकलता है। किस निकलता है, किलोवाट घंटा में मान आता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि एक बल्ब 100 वाट की शक्ति से चलता है, तो शक्ति कितनी होगी इसमें, 100 वाट। एक दिन में वो है 5 घंटे जलता है। कितना जलता है, 5 घंटे। घंटे कितने हैं, 5। उसे 4 दिन में कितनी यूनिट बनेगी, दिन कितने हो गए, 4। तो आप ऐसे निकालेंगे, यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिट इक्वल्स में वाट, वाट के लिए लिखेंगे 100 गुणे घंटा, घंटा के लिए लिखेंगे 5, दिन कितने हैं 4, तो लिख दिया 4 बट्टे में 1000।
सॉल्व कर लीजिए आप इन्हें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20/10, 10 दूनी 20, कितना आ गया आपका 2 यूनिट या किलोवाट घंटा बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपसे न्यूमेरिकल भी इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाइए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एग्जाम देने से पहले कभी भी ना भूलें याद करना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ का नियम। ये देखिए क्वेश्चन लगभग प्रत्येक साल ही रिपीट होते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एंड बायो-सेवर्ट का नियम, और आपका जो होता है मैक्सवेल का नियम। ये सभी प्रत्येक साल ही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन चारों में से सारे ही आते हैं लगभग। एक तो जैसे अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नहीं आएगा तो बाएं हाथ का आ जाएगा, बायो-सेवर्ट का नहीं आएगा तो मैक्सवेल का आ जाएगा। यानी ये आप समझिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है एफ बराबर बी क्यू बी साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इस वाले फॉर्मूले से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछाएगा, इन दोनों फॉर्मूले से। इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों को आप अभी याद कर लीजिए। एफ बराबर बी क्यू बी साइन थीटा, एफ बराबर वी आई एल साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई वी एल साइन थीटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे हम क्यू वी क्यू करके लिख सकते हैं, वो सॉरी वी क्यू भी करके लिख सकते हैं, या ऐसे बात एक ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इस चैप्टर में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस प्रकार आपको 4-5 गुण लिख देने हैं। अगर आपको संक्षेप में चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर रुक जाएं, जिससे आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता होने वाली है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। कम से कम इस वीडियो को देख लेंगे तो उनका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे आप नए वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको क्या चाहिए उसका हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है।